most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you Biology Class 9th. तो बच्चों, हमारा आज लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम है जी डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। तो हम इस चैप्टर में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एक लफ्ज़ जिसका जो है जी डेटा। तो ये डेटा क्या होता है और इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है, ये आज हमने पढ़ना है। तो डेटा से मुराद है जी कि जब साइंसदान बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकलते हैं तो ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है 5 सेंसेस के थ्रू। तो ऑब्जर्वेशंस करने के बाद वो अपने सारी जो उन्होंने अपनी आंखों से चीज़ें देखी होती हैं उनको वो एक सफ़े पे उतारते हैं। उस ऑब्जर्वेशंस को वो एक पेज पे लिखते हैं। तो वो जो चीज़ें लिखते हैं अपने पेज के ऊपर, उसके अंदर नेम्स होता है, एक नेम एसेंशियल चीज़ है, डेट्स एसेंशियल चीज़ हैं और वैल्यूज़ होती हैं। उसमें मैथमेटिकल वैल्यूज़ होती हैं कि ये जो चीज़ है ये किस अमाउंट में है, किस मिकदार में है। तो इन सारी चीज़ों को जब वो अरेंज करके पेज के ऊपर लिखते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस को, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं डेटा। अच्छा जी, अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें बात की गई जी डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस की। तो ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद होता है कि किसी चीज़ को मुनज़्ज़म करना, किसी चीज़ को तरतीब में लाना, तो ये लफ्ज़ ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल किया जाता है। और एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसको देखना कि आया ये ठीक है या गलत। एनालिसिस का मतलब होता है जी जांच पड़ताल करना, उसको देखना कि ये जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं ये ठीक है या गलत। तो इससे मुराद है जी डाटा। डाटा एनालिसिस से मुराद हो गया कि जो हमारे पास डाटा है उसको उसकी जांच पड़ताल करना कि आया ये ठीक है कि गलत। अब हमने ये पढ़ना है कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे की जाती है, इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है और इसको एनालाइज कैसे किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे बात आती है तो हम ये देखते हैं कि साइंसदान जो अपना वो सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, अपने एक दफ़ा पेज पे लिखते हैं, उन सारी चीज़ों को उतारते हैं। वो जो सारा डाटा उतारते हैं उसको वो कंप्यूटर के जो कुछ फॉर्मेट्स होते हैं उसके अंदर उसको मुनज़्ज़म करते हैं। मिसाल के तौर पे ग्राफिक्स, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर टेबल्स बनाए जाते हैं, फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं, मैप्स बनाए जाते हैं और डायग्राम्स बनाए जाते हैं। तो ये जो कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिनके अंदर फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डायग्राम्स और ग्राफिक्स वगैरह शामिल हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर उस डाटा को जब पुट किया जाता है तो वो एक तरतीब से ऑर्गेनाइज हो जाता है। अगर आप ये सब चीज़ों को सर्च करके देखें तो आपको उनकी तस्वीरें सामने आ जाएगी कि ग्राफ्स किस तरह बनाए जाते हैं, ग्राफिकली उसको कैसे कंप्यूटर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके मैप्स कैसे बनाए जाते हैं, उन चीज़ों की डायग्राम किस तरह बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर पे नज़र आ जाएगी कि किस तरह ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। क्योंकि कंप्यूटर में ऐप्स होती हैं जिनके अंदर ये हर चीज़ इंस्टॉल होती है। तो जैसे ही हम डाटा उसके अंदर पुट करते हैं तो वो एक तरतीब में आ जाता है, एक मुनज़्ज़म तरीके से एक तरतीब में आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं जी डाटा ऑर्गेनाइजेशन। अब अगली बात आती है हमारे पास जी डाटा एनालिसिस की। तो एनालिसिस का मैंने आपको पहले ही लफ्ज़ का मतलब बताया कि जांच पड़ताल करना। तो डाटा एनालिसिस किस तरह किया जाता है कि असल में हाइपोथेसिस को जब गलत साबित करना होता है तो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। क्या इस्तेमाल की जाती हैं जी? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ये लफ्ज़ है जी। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं डाटा एनालिसिस के लिए। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो दो चीज़ें हैं जी। एक जिसको हम कहते हैं जी रेशो और दूसरा है जी प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के अंदर सबसे बुनियादी चीज़ जो है, जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ की जाती है किसी भी हाइपोथेसिस को गलत साबित करने के लिए, तो वो है जी रेशो एंड प्रोपोर्शन। आपको पता है कि मैथ के अंदर रेशो का जो साइन है वो ये कॉलम यूज़ होता है, ये रेशो की अलामत है। और प्रोपोर्शन की क्या अलामत है जी? जब भी किसी दो ये प्रोपोर्शन की अलामत है।
प्रोपोर्शन कहाँ पे यूज होता है जी? इसको आप इक्वल टू भी कह सकते हैं। जब भी किसी दो इक्वेशंस को इक्वेट करना होता है तो प्रोपोर्शन का लफ्ज इस्तेमाल होता है और इसकी ये अलामात होती हैं। 4 डॉट होते हैं, इसके 2 कॉलम होते हैं और इसको हम इक्वल टू भी लिखते हैं। और रेशो जो होती है वो ये 2 डॉट्स होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं। जब भी किसी दो चीज़ों का मुवाजना करना होता है तो रेशो का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में। तो इसकी एक एग्जांपल हमारे पास है कि बिटवीन हेल्दी पर्सन एंड मलेरियल पेशेंट्स। तो हेल्दी पर्सन है जी हमारे पास 50 और मलेरियल पेशेंट्स हैं जी हमारे पास 150। तो इनकी रेशो क्या बनेगी? 1:3। ये एक बड़ा बुनियादी सा एक तरीका है जी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में डाटा को एनालाइज करने के लिए, किसी भी हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए। और प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया कि ये जब दो इक्वेशंस को आपने बराबर करना होता है, उनको एक दूसरे के बराबर प्रूव करना होता है, तो प्रोपोर्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और इसकी एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है, वो मैं आपको अभी यहाँ पे समझाता हूँ। इस एग्जांपल जो उसने दी है उसमें उसने क्या पूछा है जी कि एक साइंसदान है जो 100 उसके पास हेल्दी बर्ड्स हैं और इन्फेक्टेड मलेरिया का जो मॉस्किटो है वो 100 बर्ड्स को बाइट करवाता है। तो उसने उसमें देखना ये है कि 100 में से कितने बर्ड्स को मलेरिया होता है। जबकि उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट में उसने ये देखा कि 20 बर्ड्स को जब एक मलेरियल मॉस्किटो ने बाइट किया तो उनमें से 14 को मलेरिया हो गया। 20 में से 14 को मलेरिया हो गया। और देखना भी है कि 100 जब बर्ड्स को काटा गया तो कितने बर्ड्स को मलेरिया होता है। तो इनको हमने देखना है कि 100 में से कितने बर्ड्स को मलेरिया हुआ, जबकि हमें पता है कि 20 में से 14 को मलेरिया हुआ था। तो इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करने के लिए हम प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करेंगे। और वो उसमें ऐसे है कि x होगी वो वैल्यू जो हमें मालूम नहीं है। हमें मालूम क्या है जी? हमें 100 बर्ड्स मालूम है कि हमारे पास 100 बर्ड्स हैं। और ये किसके इक्वल है जी? या ये किसके प्रोपोर्शनल है जी? 14 आउट ऑफ 20। हमें पता है कि हम रेशो का जो साइन है उसको इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14/20। तो x की जब हमने वैल्यू मालूम करनी होगी तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि 14/20 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0 इससे कैंसिल और 2 इससे कैंसिल। हमारे पास आंसर क्या आएगा जी? 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आंसर। तो ये किसकी एग्जांपल थी जी? प्रोपोर्शन की एग्जांपल थी। और क्या एग्जांपल थी कि 100 में से जब हम 100 बर्ड्स को एक मॉस्किटो को बाइट करवाते हैं 100 बर्ड्स को, तो उसमें से कितने बर्ड्स को मलेरिया होता है। जबकि हमें पता है कि 20 में से 14 बर्ड्स को मलेरिया होता है जब हम उसको 20 बर्ड्स को बाइट करवाते हैं। तो अब उसको हमने प्रोपोर्शन के जरिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक के जरिए हल किया तो हमें पता चला कि जब हम 100 बर्ड्स को बाइट करवाएंगे तो उसमें से 70 बर्ड्स को मलेरिया होगा। तो ये थी हमारे पास जी इसकी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक के जरिए एग्जांपल कि हमें कैसे रिजल्ट को फाइंड आउट किया। इस एग्जांपल के बाद हमारे पास स्टैट की डेफिनेशन दी गई है। तो स्टैट से मुराद इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो इसमें क्या दिया गया जी कि समराइजिंग डाटा थ्रू कलेक्शन ऑफ मीन वैल्यू। इससे क्या मुराद है जी कि जितना भी डाटा हमारे पास इकट्ठा हुआ था उसको जब हमने समराइज किया तो उससे हमारे पास एक रिजल्ट आया, एक एवरेज रिजल्ट आया जो किसके जरिए हमने फाइंड किया जी? स्टैट्स के जरिए। उस सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन सारी जो हमारे पास डाटा था उसको कलेक्ट करने के बाद उसको समराइज करने के बाद जो हमारे पास एक मीन वैल्यू आई, एक एवरेज वैल्यू आई, उस सारे एक्सपेरिमेंट्स की जब एक रिजल्ट आया, एक मीन वैल्यू आई, तो वो किसके जरिए आई? स्टैट के जरिए। तो स्टैट्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि समराइजिंग डाटा थ्रू कलेक्शन ऑफ मीन वैल्यू। तो ये कहलाती है जी स्टैट। अब स्टैट के बाद हमारे बुक के चैप्टर नंबर 2 के एंड में कुछ थोड़ा सा मैथ का जिक्र किया गया जी कि मैथमेटिक्स जो है वो भी बहुत ज़रूरी है साइंटिफिक प्रोसीजर में। सारी इस रिसर्च के प्रोसीजर में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे
मैथ्स की भी ज़रूरत पड़ती है एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। तो मैथ की किस किस जगह पे जी ज़रूरत पड़ती है, उन्होंने 2-3 जगह बताई है जी कि जीन की कोडिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में, प्रोटीन इंटरेक्शन और जीन फाइंडिंग में। इन 3 हिस्सों में जी मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। हम ये सारी चीज़ें आगे अपने चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो इन सब चीज़ों के अंदर मैथ्स का होना ज़रूरी है। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जहाँ पे बात है, इसी मैथमेटिक्स के पैराग्राफ के अंदर एंड पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जिक्र किया गया। तो ये क्या है जी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इस बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जहाँ पे बात आती है तो इसमें 2 चीज़ों का जिक्र है, 2 मेन चीज़ें हैं, 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि एक इसमें है जी कंप्यूटेशनल टेक्निक्स और दूसरी इसमें बात कीजिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ये 2 चीज़ों का मजमूआ है जी बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और ये डेफिनेशन बहुत अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पेपर में लाजमी आती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो इस डेफिनेशन को आपने कैसे याद रखना है कि इसके अंदर 2 चीज़ों का जिक्र होता है जी, एक कंप्यूटेशनल टेक्निक्स और दूसरा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अब ये 2 टेक्निक्स कौन कौन सी हैं भला, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन सी होती हैं जी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में हमने ग्राफ बनाने होते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में आती हैं। और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स में कौन सी टेक्निक्स है जी, कैलकुलेशंस ऑफ मैथ्स की जो कैलकुलेशन होती हैं उनको हम कंप्यूटेशनल टेक्निक्स कहते हैं। और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, इन दोनों चीज़ों का जो मजमूआ है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन 2 चीज़ों के मजमूए को हम क्या कहते हैं जी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और ये बहुत अहम डेफिनेशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें ये 2 चीज़ें हैं, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और स्टैट्स, दोनों चीज़ें बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आती हैं। हमारा जी सेकंड चैप्टर क्लोज हुआ। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है इस चैप्टर में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। साइंस शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।